तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन सारे बच्चों से जो बच्चे इधर और इधर बैठे हैं, आप सबसे पहले तो अपनी पूरी बॉडी बैलेंस को बराबर करके और रीढ़ को हड्डी का सीधा करके बैठो और पूरी तरह कंफर्टेबल होकर बैठो, ना कोई दूसरे को दबाए ना दूसरे के समझो। कोशिश करो कि पूरी तरह आराम से बैठो, क्योंकि जब तक आप अपने शरीर को बैलेंस करके नहीं बैठोगे तब तक आप सुनने की स्थिति में नहीं रहोगे, ठीक है। और ये सेशन इसी तरीके से जाने वाला है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का मतलब ये है कि जो मैं आपको बताऊंगा आपका दिमाग वैसे ही लेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मालूम है क्यों? किसी को पता रीढ़ की हड्डी क्यों सीधी रखनी चाहिए? नहीं, मोबाइल का केबल टेढ़ा हो जाता है तो सीधा करके रखते हो ना, जैसे टेढ़ा करके रखते हो तो बिजली का संचार सही होता है उसमें। इसी तरीके से हमारा रीढ़ की हड्डी है, जो भी दिमाग से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से होते हुए पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो सुनने की क्षमता हो, चाहे किसी कार्य को करने की क्षमता हो या कोई निर्देश हो जो हमारे शरीर को देता है। तो जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं तो सारी बॉडी में इंफॉर्मेशन हमारी बराबर जाता है। तो कोशिश करो रीढ़ की हड्डी हमेशा, हाँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों बोलूं ठीक है, हम तो सभी किशोर अवस्था में हैं, लेकिन मैं नहीं हूं, है ना, मैं किशोर अवस्था से बाहर आ चुका हूं। तो आप दोनों लोगों का, मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, और इस पूरे स्कूल का स्वागत करता हूं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में। किशोर अवस्था होती क्या है? जो होती है 9 से 18 साल, WHO के हिसाब से 10 से 19 साल होती है। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आने के बाद मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बच्चे आज स्कूल आए हो, ठीक है, आए हो ना? इतनी ठंड हो रही है और कुछ दिनों पहले मैं आपके प्रिंसिपल सर से मिला और उन्होंने फटाफट अरेंजमेंट किया ताकि मैं आप सभी बच्चों से इंटरेक्ट कर सकूं या बातचीत कर सकूं। किशोर अवस्था में होने वाली समस्याएं, हमारे सोचने समझने की चीजों को कैसे सीखी जाए, बुरी आदतों को कैसे छोड़ी जाए और अच्छी आदतों को कैसे विकसित की जाए, ये हमारा उद्देश्य है कि आपको बता सकें। तो आपके प्रिंसिपल साहब ने फटाफट एक्शन लिया और ये प्रोग्राम अरेंज करा और इसी के साथ में आप सभी बच्चे आए। तो यहाँ पे मौजूद आपके टीचर, प्रिंसिपल सर, प्रबंधक और आप लोग खुद, और हमारे बीच में आए एडवोकेट डीपी पांडे जी, इनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों के संबंधित कुछ प्रश्न रखूंगा और ये बड़े कॉमन से है जो किशोर अवस्था में हमें होती है। अब वो कंफर्टेबल हो, थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा कंफर्टेबल होकर एक दूसरे को दबाओ, ये लाइन थोड़ी सी ऐसे करो, मेरी बात समझ लो, हाँ थोड़ा खुल के करो। हम लोगों के साथ बड़ी कॉमन समस्या है क्योंकि हम लोग टाइप 2 सिटी में रहते हैं, कई लोग गांव में रहते हैं, आजमगढ़ खुद में टाइप 2 सिटी है ना, और हम लोग गांव देहात में रहते हैं। तो अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और किसी से मिलते हैं तो हमें अंदर से एक अजीब सा फील होता है कि हमारी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम बड़े शहर से नहीं है तो हमारी इतनी क्षमता नहीं है कुछ कर सके। ऐसा दिमाग में आता है? कितने लोगों के आता है? एक ही लोगों को, बाकी लोग सोचते ही नहीं है, दिमाग काम ही नहीं करता। आता है? इसकी वजह से आपके मुंह से निकलने वाले जो शब्द है वो खुलकर नहीं निकलते, घबराहट सी फील होती है। कितने लोगों के साथ होती है? वेरी गुड, चलो कुछ बच्चे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा फोकस ये रहेगा मैं के ऊपर। किसके ऊपर? जोर से बोलो, मैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे सारी परेशानियों से कैसे लड़ा जाए। सबके पास परेशानी है? किशोर अवस्था एकदम तनाव का है, जोश का है, उमंग का है और कश्मोकश का समय है, एकदम उलझा हुआ है ना। ये भी समझ नहीं आता कि कब हम बड़े हो गए कब छोटे हो गए। कोई काम दिए तो आप इतने बड़े हो गए कि ये काम नहीं आता है,
और जब कहीं पे राय बात देते हो तो क्या बोलते हैं, आप इतने बड़े नहीं हो कि हमारे बीच में आप बोलोगे। होता है ऐसा? मेरी आवाज आ रही है आपकी ना? वेरी गुड। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और फिर एक सवाल है कि हमें हमेशा बुरी चीज क्यों खींचती है, जैसे बुरा खाना, बुरे लोग, बुरी हरकतें, बुरी पिक्चरें, बुरी किताबें हमें क्यों अट्रैक्ट करती है, इसका क्या कारण है? हमें बड़ा मजा आता है ना, उसको देखने का बार बार मन करता है और कोशिश भी करते हैं उसकी। लेकिन जब अच्छी चीज रहती है तो हम लोग गलत डायरेक्शन में जाते हैं और बोलते हैं ये तो बुरी क्या है, इसे सब कहेंगे। तो हम अच्छी आदतों को अवॉइड करते हैं और बुरी चीजों की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक सवाल है, ये हम लोग क्यों करते हैं, किस अवस्था में ज्यादा होता है, ये एक सवाल है। फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि किशोर अवस्था में ही क्यों ये प्रोग्राम चलाया जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा मास्क लगाता हूँ, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कर लूं? मेरे को लगता है कि मेरी आवाज रुक रही है। तो किशोर अवस्था में ये समस्याएं बहुत कॉमन है। अगर हम अभी से ही उन चीजों को जान लें, पहचान लें और अपने दुश्मन को पहचान लें, तो हो सकता है कि हमारी परेशानियां तो कम नहीं होंगी, परेशानियां आएंगी ना? परेशानियां हर कदम पे आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से लड़ने का तरीका हमें मिल जाएगा। और जिनको हम लोग अपने दिमाग में विकार बना के चलेंगे, उससे हम लड़ते हुए और एंजॉय करते हुए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने दुश्मन को, और दुश्मन कौन है? मैं, बुरी नहीं है, मैं। कौन है वो? दुश्मन कौन है? मैं। और दुश्मन को ही मारने के लिए किसे लड़ना है? मैं, मुझे खुद। यहाँ पे अगर दो कुछ भी मैं बात करूंगा उसमें हम या हमारा या समाज नहीं आएगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। किसके लिए? और किसको सीखना है? मुझे। वेरी गुड। तो मैं ये सबक, ये सेशन शुरू करता हूं मनोवैज्ञानिक और हेल्थ के ऊपर लेके। वैसे तो किशोर अवस्था बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स के बारे में, अच्छे विचार के बारे में, और जो मैंने ऊपर के 5 प्रश्न आपको बताए हैं उन सबका सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। इसके बाद हमारे बीच में एडवोकेट डीपी पाटिल एडोल्सन में होने वाले क्राइम्स के ऊपर ये बताएंगे और कैसे बच के रहना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर इस उम्र में हमें लगता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसका कोई मतलब वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा सोचते हैं। हमें लगता है कि तो अपने हिसाब से बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई होगी। तो वकील साहब है हमारे बीच में, वो बताएंगे और उनसे कैसे बच के रहना है, ताकि आप लोगों का जिंदगी में क्या मकसद है? आपका मकसद है कि आप जिस स्थिति में उस स्थिति से ऊपर उठो, है ना? और जब आप बड़े हो तो एक अच्छा इंसान बनो, चाहे किसी भी व्यवसाय में या कोई भी काम आप करो। ठीक है, और जो चीज भी सीखो उसमें अच्छी चीज सीखो, क्योंकि बुरी चीज तो बाय प्रोडक्ट होता है। हर एक अच्छे के साथ एक बुरा होता है। गन्ना अगर मीठा होता है तो उसके साथ में कुछ बुरा भी होता है, उसी गन्ने का शराब भी बनता है, राइट? बनता है ना? तो हर अच्छे के साथ एक बुरा होता है, लेकिन हमें लेना क्या है? और अच्छे की पहचान करनी है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं अकेले नहीं ला सकता। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे मुड़ गया, कई लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि पोजीशन थोड़ा गलत लग गया है ना? तो जो लोग नहीं देख सकते उनको मेरी आवाज आ रही है? मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मतलब कि मैं सलाह देता हूँ मनोवैज्ञानिक तरीके से। मनोवैज्ञानिक समझते हैं ना, जो मन, आत्मा और बुद्धि का इस्तेमाल करके, आपकी ताकतों का इस्तेमाल करके, आपके बिहेवियर की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करने में आपके द्वारा ही मदद करता है। वो कोई अलग से कोई जादू नहीं करता है। लेकिन मेरा ये मेन काम नहीं है। मेरा व्यवसाय है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। जहाज जाते हो ना एयरक्राफ्ट? हाँ, मैं पिछले 17 सालों से यही काम कर रहा था। क्योंकि कोरोना आ गया तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं वापस अपने देश में आऊँ और आप सभी बंधुओं से जुड़ूं। तो मुझे किसी ने मार्गदर्शन दिया कि आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है, बड़े शहर भी हैं काम करने के लिए, नौकरियां बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ये कीमती समय अपना उधर बर्बाद नहीं कर रहा।
इसलिए मैं आजकल के ग्रामीण क्षेत्रों में और उन स्कूलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक मतलब अभी तक सरकार, वैसे सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन थोड़ा सुदूर है, तो आप लोगों तक सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप तक पहुंचूं और जो चीज़ें मैंने 17 सालों में सीखी हैं या मैंने जो अर्न किया है वो आप तक मैं पहुंचाऊं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे, लेकिन कोशिश मेरी है कि कम से कम आप उन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएं, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास के पड़ोसी से और अपने क्लासमेट से और अपने स्कूल के सारे दोस्तों में उसको अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करें। समझ गए? जितना बांटोगे आप इस इंफॉर्मेशन को उतना ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं होगी और आप रोज से रोज अपने आप को एक उन्नत स्थिति में पाओगे। अगर आज से अभी से इसी वक्त से जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, चाहे वो एक्सरसाइज मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपका एक्सरसाइज होगा। मैंने कमर सीधी से लेकर आपको ताली बजाने तक की जो बात की है वो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है। आज तक हम लोग बहुत सारी चीजें करते रहे, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि हम क्यों करते हैं। राइट? हम ताली बजाते हैं ना, क्यों बजाते हैं? ताली खुशी में बजाते हैं, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है हमारी। राइट? जब हम खुश होते हैं तो ताली बजाते हैं, जब परेशान होते हैं ताली बजाते हैं, लेकिन जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो सिचुएशन निकालने के लिए क्या टेक्निक है उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो मुझे जो मार्गदर्शन मिलता है वो मिलता है इंस्पा से। इंस्पा यहाँ पे इंस्पा उत्तर प्रदेश, इसका मतलब है, फुल फॉर्म है इसका इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। जब मैंने साइकोलॉजी का कोर्स किया तो मैं इन संस्था के साथ जुड़ा और यहाँ पे दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक हैं जो स्कूलों में होने वाली परेशानियों और अलग अलग उम्र में होने वाली परेशानियों को सही तरीके से कैसे आप अपने पोटेंशियल को, मतलब आपके अंदर एक शक्ति है ना, वो शक्ति को कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप हमेशा उन्नत और एक हम लोग अच्छे समाज का विकास कर सकें। राइट? इसके साथ में आपके साथ में है कॉग्निटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट और ये है आपका श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज, अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट और विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। ये सारी संस्थाएं मुझे बोलती हैं कि मैं आप लोगों के साथ काम करूं। मार्गदर्शन में हमारे प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत, ये आपके ये तीनों चीजों के हेड है, इंस्पा उत्तर प्रदेश के, कॉग्निटिव मेडिसिन के और विकल्प के। अनिका एजुकेशन का फाउंडर मैं हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर राजेश तिवारी जी और एडवोकेट डीपी पाटिल जी हमारे बीच में है, जो आपके साथ में कुछ बातें करेंगे इसके बाद में और मेरे बारे में आप जानेंगे। तो ये इस तरीके से ये प्रोग्राम आपके पास में आया है। बड़ी खामोशी होगी, आवाज आ रही है? पक्का? अगर कभी आपको लगे कि मेरी आवाज ना पहुंची तो बताओ। अब हम लोग आते हैं किशोर अवस्था क्यों और किस लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये कई बार सुना होगा किशोर अवस्था, सुना है ना? 9 साल से 18 साल, इससे पहले आप बालिपन में थे। वहां पे आपने चीजें सहज सीखी है, घर में आसपास से, टीवी से, रेडियो से, लोगों को देखकर चलते हुए, है ना? तो वो आप लोगों ने सिर्फ सीख ली, लेकिन उसका मतलब नहीं पता। किशोर अवस्था में क्या होता है कि आपकी हाइट बढ़ जाती है और आपकी सोचने समझने की शक्तियां भी बढ़ने लगती है। अब आप लोगों को सोच सकते हो, समझ सकते हो, संबंधों को पहचानते हो, लोगों का रिस्पेक्ट करना सीखते हो और पहले से आपके दिमाग में ना प्रिसीव लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है कि वो क्या बोलने वाला है। कई बार हम अपनी स्थिति के हिसाब से सोचते हैं, कई बार परिस्थिति के साथ में, या हमने जैसा सीखा है या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ तो हम सोचते हैं कि ऐसा होने वाला है। राइट? लेकिन क्या हर वक्त सही रहना है? तो किशोर अवस्था में हम लोग इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बाल्यपन में जो चीज सीखी है हमने, ठीक है, उसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग गलत सीख ली है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं बहुत सारी जानकारी का अभाव है ना? जानकारी का अभाव या फिर वहां पे शब्दों का अभाव है। तो हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही चलता है और हम उसको ऐसे ही सीख लेते हैं। लेकिन किशोर अवस्था में हम चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर इस उम्र में हम कोई चीज सीखें तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, चाहे वो सुनने की क्षमता हो, चाहे देखने की क्षमता हो, चाहे महसूस करने की हो और चाहे बोलने की हो। ये सारी चीजें क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें हम सीख रहे होते हैं। जैसे इस वक्त आप लोग सुन रहे हो,
अगर आप सुनने की क्षमता अपनी इंक्रीज कर दो, क्या कर दो? अगर आप किसी भी वाक्य को आखिरी तक सुनते हो, पूरी बात को शांति से सुनते हो बिना रोके टोके, तो ये सबसे पहला स्टेप है लर्निंग का। क्या है? लेकिन इससे पहले भी आपने एक सब्जेक्ट सीखा था। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले क्या सीखता है? वो सांस लेना। क्या लेता है? सांस लेना पहली क्रिया है। जो बच्चा छोटा सा रहता है, क्या उसके पास बोध रहता है? लेकिन वो नेचुरल है। क्या है? वो सांस लेता है। इस वक्त आप सभी लोग सांस ले रहे हो, क्या आपको महसूस हो रहा है कि सांस आ रही है? क्या आपके शरीर में हवा जा रही है? कैसी जा रही है? किसी को महसूस होता है? दिन भर आप 24 घंटों में सांस लेते हो, जैसी सांस होगी तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। तो ये समझ हो गया। क्या हो गया? लेकिन अगर कोई परफ्यूम मार के आए तो खुशबू आपको महसूस होती है अंदर जाते हुए? या घर में जब तड़का लगता है तो महसूस होता है अंदर जलन सा छींक आती है? वो सहज है? नहीं है ना। ये अभ्यास है। ये क्या है? जो अभी इस वक्त आप जो क्रिया कर रहे हो, जैसे पलके झपकना, सांस लेना, ये समझ क्रिया। क्या है? इसी तरीके से जो पॉजिटिव थिंकिंग है, क्या है? और पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव पढ़ना और अच्छी आदतें सीखना, इसे हमें इतना सीखना है कि वो सहज क्रिया हो जाए। क्या हो जाए? वेरी गुड। सहज क्रिया ऐसे बनेगी जब हम चीजों को देखते हैं तो उसमें से हमारी आंखें ऑटोमेटिकली एक फिल्टर का काम करें। क्या करें? और वो बुरी चीज को अलग कर दे और अच्छी चीज को अलग कर दे। आपका दिमाग तुरंत ये समझ जाए कि मुझे इस चीज को लेना और इस चीज को। वेरी गुड। चाहे वो किताब की चीजें हो, किताबें भी बुरी होती है, अच्छी होती है, टीवीज भी बुरे होते हैं और अच्छे होते हैं, जो किताबों में लिखे शब्द है उसमें भी कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं हमारा दिमाग, आंख, नाक, कान उसको प्रैक्टिस करने लगता है। अब वापस मैं आता हूँ किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में हमारे ब्रेन, क्योंकि शारीरिक विकास तो सहज हो जाएगा, तो छोटा बच्चा क्या उसको लंबा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी? वो अगर दिमाग का इस्तेमाल, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना भी करे तो भी वो लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खाना खा रहा है ना, और शरीर वैसे भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या वो स्वस्थ शरीर से बढ़ सकता है अगर उसको ये बताना नहीं कि मुझे क्या खाना है? क्या? तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है, वो बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं। तो बच्चे बचपन में नखरे करते हैं, लेकिन क्या इस उम्र में आप नखरे करोगे तो अच्छा लगेगा? क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? शरीर की? मेरी? किसकी? हाँ। इसी वक्त हमारा मानसिक विकास भी हो रहा है। क्या हो रहा है? हम अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकते हैं, पहचान सकते हैं, जो मैंने फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया। तो क्योंकि किशोर अवस्था में चीजें आसानी से बदली जा सकती है, क्योंकि ब्रेन बहुत नया है। क्या है? इस वक्त 18 से 20 साल तक आपके दिमाग में जो ब्रेन की सबसे छोटी कोशिका है उसे बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? वो इतना एक्टिव रहता है कि अगर हम कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं और पुरानी चीजों को छोड़ना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया का फोकस आया कि हम बड़ों को सुधारने की जगह पे या उनको अच्छी चीज बताने की जगह पे अगर हम आपको बताएं तो हो सकता है कि कल आने वाले 10-15 सालों में हमारे समाज में ऐसे बच्चे आए जो अच्छी सोच रखते हो, अच्छी आदतें रखते हो। और इससे केवल पारिवारिक तरीके से मैं ही नहीं सुधरूंगा, क्योंकि अगर मैं अच्छी सोच रखूंगा तो मैं कहीं भी फिट हो सकता हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। कोई भी जानकारी मेरे पास रहेगा तो कभी क्या मेरे अंदर एक गिल्ट फील होगा कि वो बड़े शहर से आया, मैं छोटे शहर से नहीं। क्योंकि आज हम ऐसे युग में हैं जहां पे पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी किताब, कोई भी जानकारी हम ऐसे ले सकते हो। क्या यहाँ पे बैठा हुआ कोई इंसान बता सकता है इस वक्त कोरोना की वजह से कितना इफेक्ट हो रहा है? सब जानते हो, सब जानते हो कि कोरोना की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है। कैसे हुआ? इंफॉर्मेशन की वजह से। किसकी वजह से? और वो इंफॉर्मेशन किससे मिली हमें? इंटरनेट से, राइट? तो हमारा दिमाग जैसा सोचता है हम उस पर फोकस करते हैं। और ये क्यों कर रहा है? या तो डर की वजह से या हमारी इच्छा है कि हम उस जानकारी को ले, राइट? मेरी बात समझ रहे हो आप? किसी को समझ में नहीं आ रही तो बताओ, मैं इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है कि मेरे जो उदाहरण है वो आपके हिसाब से ना हो, तो मैं और कोशिश करूंगा कि उसको और इजी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से अभी नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों की परिस्थितियां अलग है, राइट? अगर किसको समझ जाए तो मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। आज की दुनिया बहुत छोटी हो गई है।
क्या हो गए? चाहे वो आदमी गांव में रहता हो, चाहे टाइप 1 सिटी में रहता हो, या वो ऐसे शहर में जहां पे दुनिया भर के लोग रहते हो, हजारों लोग एक साथ रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास जानकारी पूरी है। क्या नहीं है? जानकारी उसके पास पूरी होगी जो उसके बारे में पूछता है, जो पढ़ता है और जो समझता है। आपके पास किताब है, इस किताब में वो सारी जानकारी है जो एक टाइप 1 शहर के पास है। शर्त ये है कि क्या आपने उस किताब को लाइन टू लाइन पढ़ा? नहीं। हमने केवल प्रश्न उत्तर पढ़ लिया तो क्या हमारी जानकारी पूरी हो जाएगी? नहीं। हमें पूरी किताब की लाइन टू लाइन पढ़नी है। इसलिए नहीं कि मुझे परीक्षा में पास होना है, इसलिए कि मैं जान सकूं कि उस किताब में जिन्होंने शब्द लिखे उसमें भावना क्या डाली। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो केवल शब्द पढ़ रहे हो, लेकिन जिसने किताब लिखी उसने अपनी पूरी भावना लिखी है, पूरा एक्सपीरियंस, पूरा तजुर्बा लिखा है। तो जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इंटरनेट पे जाकर हम चीजों को सर्च करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस वही बढ़ जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपका बातचीत करने का तरीका चेंज हो जाएगा। एग्री करते हो? किसी ने इस चीज का प्रैक्टिस किया है? कभी आप किसी के साथ वार्तालाप में गए हो और वो बड़े शहर से आए हो तो आपको तुरंत लग गया हो कि नहीं मेरे पास तो जानकारी ज्यादा है, और आपको ये भी पता है कि वो जानकारी कहां से मिल रही है, वो जानकारी सही है कि गलत है, ये चीज भी आपको पता है। वो कैसे पता चलेगा? सोर्स। क्या पता है? जी। हर एक किताब के नीचे एक सोर्स लिखा होगा, हर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल पे एक सोर्स लिखा रहता है। तो इसका अभ्यास हमें करना है। किशोर अवस्था इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इस वक्त सबसे ज्यादा बीमारी हमारे देश में फैली है वो गलत आदतों की वजह से। किसकी वजह से? और हम लोगों को ये नहीं पता कि हमारा दिमाग हमेशा चाउमीन गोलगप्पे पे क्यों लग जाता है। सही बात है ना? और ये तली भुनी की चीजें हमें बड़ी पसंद आती है क्योंकि हमारे पास जानकारी का अभाव है। हम ये नहीं जानते कि ये जो खाना हमारे पास में आया इसमें कौन सी एनर्जी है। क्या है? वेरी गुड। अगर मेरे पास गाड़ी है पेट्रोल की, उसमें मैं डीजल और केरोसिन डालूंगा तो चलेगी कि नहीं चलेगी? हाँ? कितने लोग बोलते नहीं चलेगी? क्या नाम है बेटा आपका? बोलो बोलो। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। कंटिन्यू पूछो मत। रिंकी ने बोला है। आप इतने खामोश हो, बोलो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ बोलो बेटा, जोर से बोलो ताकि आपके दोस्त भी सुन सके। वेरी गुड। ईंधन का काम है किसी चीज को चलाना। आप गलत खाना खाओगे, चाउमीन पकौड़ी, आपका हाइट भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा? शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाओगे। तो जब बीमारियों से ग्रस्त होगे तो आपके विचार अच्छे आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये बॉडी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फिर हमारी नहीं, बहुवचन मेरी। किसकी? इसको खूबसूरत रखना किसकी जिम्मेदारी है? इसके बारे में अच्छा बोलना किसकी जिम्मेदारी है? ये आवाज होगी। अगर आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा बातचीत करते हो, अच्छा खाना खाते हो और अपने आप को स्वस्थ रखते हो, अपने आप को डिसिप्लिन रखते हो, आप अपने कपड़ों को बहुत इज्जत से पहनते हो, इसका मतलब कि आप अपनी इज्जत करते हो। किसकी? वेरी गुड। तो स्वस्थ रहना भी अपनी इज्जत करना है। क्या है? अगर आप अपने आप को जहर खिला रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी बॉडी को इज्जत नहीं करते। और जहर क्या? हाँ, गोलगप्पे, चाउमीन, चाट, ये सब चीजें ठीक है क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स, ये टेस्ट बर्ड्स है ना, देखो है ना, ये टेस्ट बर्ड्स भी हमारे बहुत यंग हैं तो इनको बड़े अच्छे लगते हैं नए नए स्वाद को करने का, है ना। लेकिन दिमाग में भी एक केमिकल बन रहा है। क्या बन रहा है? हाँ, उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स आपके हंसने, रोने, किसी चीज को पसंद करने, किसी चीज को ना पसंद करना, किससे खुश रहना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? अब आपको पता है आपका दुश्मन कौन है? नहीं, हार्मोन। मैंने भी केमिकल का नाम दिया। ये केमिकल आपको दुखी रखता है, यही जलन पैदा करता है, यही बुरी चीजों की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। अब ये क्यों करता है?
आपकी पूरी बॉडी के अंदर सनसनाहट सी होती है जब कोई नई चीज होती है। मान लो किसी ने जोर से डांट दिया, ऊपर से नीचे तक पूरा चेहरा लाल हो जाता है, होता है। क्यों होता है पता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग उसमें से केमिकल निकालता है और अंदर से वो बोलता है अब डरो, तो दिल धड़कने लगेगा, आप डर कांपने लगेंगे। और कुछ लोग तो डर के नाते सोचेंगे जल्दी से सुसु हो। ये आपका बॉडी अपने आप को प्रोटेक्शन मोड में लाता है, वो केमिकल रिलीज करता है। तो क्योंकि केमिकल आपके हाथ में नहीं गया, लेकिन आपके पास एक चीज है, आप अपने दिल और दिमाग को बता सकते हो कि कब तुम्हें घबराना और कब और किस चीज का हमें लालच करनी है और किस पे नहीं। जिस तरीके से कितने लोग यहाँ साइकिल चलाते हैं? बहुत लोग हैं, वेरी गुड, सारे बच्चे। चलो हाथ नीचे और अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। अब 1 मिनट के लिए, अभी 1 मिनट के लिए जो लोग साइकिल नहीं चलाते उनके लिए भी एक एग्जांपल है। आप पहली बार अपने आप को महसूस करो कि जब पहली बार आप साइकिल को देखे थे तो आपके अंदर क्या हुआ? तो वो चलाने की इच्छा कहां से आई? किसी को चलाते देखे होंगे, उसके बारे में सोचे होंगे, फिर सोचा होगा कि उस पर हम लोग कैसे बैठेंगे, और जब पहली बार उस पर बैठे होंगे तो उसकी स्पीड को महसूस किया होगा, ऐसे पैर डाला होगा और उसको मारा होगा तो साइकिल के भागे। तो पहली बार आपको गलती महसूस हुई होगी, पहली बार महसूस हुआ होगा कि हमसे तेज जमीन से छोड़ने के बाद हमें चीजें कैसी महसूस होती है। क्या वो फीलिंग कितने लोगों को याद आ रही है? आ रही है? आ रही है? वेरी गुड, क्योंकि ये तजुर्बा हमारे दिमाग में। तो ये आज की डेट में जब आप साइकिल चलाते हो तो क्या ये गति आपको महसूस होती है? क्या ऐसा लगता है कि साइकिल मेरे नीचे से भागी जा रही है और मैं पीछे बैठा हूं? नहीं ना। आपको अब लगता है कि मुझे हैंडल 90 डिग्री पे रखना चाहिए, नहीं, आप ऐसे लहराते हो, है ना। लेकिन पहली बार जब लहराए होंगे तो डर लगा होगा और उसका एहसास आपके दिल में रह गया होगा कि अरे कहीं गिर न जाए, है ना। ये बहुत पहला एहसास है, ये बहुत पहला एहसास है जब आपकी बॉडी ने जाना कि गति क्या होती है। ऐसे ही क्योंकि आपका बॉडी बहुत नया है, क्या है, और इसमें हार्मोन्स आपके साथ में बहुत नए बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? तो आपके शरीर के अंदर जब क्रियाएं आती हैं तो बड़ा मजा आता है और हमें समझ नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। तो ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी कि कोई चीज अच्छी है बुरी है ना सवाल? क्योंकि ये तो हमारे साथ नया हो रहा है, इसीलिए हमें पूरी सनसनाहट महसूस होती है। अगर कोई ऐसे छूता भी है तो पूरी बॉडी में करंट दौड़ेगा, क्योंकि पूरी संचार तंत्रिकाएं नहीं हो रही है और कई जगह पे हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है, राइट। जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग देखता है कि क्या चीज भारी है और क्या चीज इजी है, तो क्या करता है कि हमारे दिमाग का काम है कि सबसे पहले आसान काम करना। क्या करना? आसान। और सबसे आसान काम क्या है? जिसमें मजा आता हो। किसमें? वेरी गुड। तो हमारा बॉडी क्या करता है कि उस चीजों को फोकस करता है। तो हमारे दिमाग का काम है कि हमेशा आसान चीज को करना या उस चीज को करना जिसमें मजा आता है। किसमें? ठीक है। तो ये मजा कैसे आएगा? जैसे लोग हमारे पास रहेंगे, जैसी चीजें हम देखेंगे और जैसे हम सोचेंगे तो हमें उसमें रहने में मजा आता है। इसीलिए आप दिन में भी सपने देखते होंगे। कितने लोग देखते हैं दिन में सपने? अरे कॉमन है, सब लोग देखते हैं ना। वेरी गुड। अगर आप अपने आप से सच बोलते हो तो इसका मतलब आप अपने आप को ऊपर के पायदान पे ले जाना, मतलब आप अपने आप को पहचान रहे हो। पहचानना इसीलिए है, आपके मन की बात क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मैं मनोवैज्ञानिक को लेकिन पढ़ सकता हूँ क्या? नहीं। इंसान बड़ा जटिल है। क्या है? चाहे बच्चा हो चाहे, इसलिए तो सदियों से हम लोग अभी तक परेशान है ना। इतने सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन गए, इतने साइंटिस्ट बन गए, लेकिन क्या कंफ्यूजन है इंसान कैसा व्यवहार करता है, और इस व्यवहार के ऊपर ही इतनी सारी किताबें लिखी गई। अब क्योंकि हार्मोन्स हमारे साथ नहीं बने और ये हमें किसी चीज की तरफ, गलत आदतों की तरफ ले जा रहा है, चाहे वो खाना हो, चाहे बदमाशी हो और चाहे किसी भी तरीके का हो।
है ना, होता है। तो हम किससे पहली सलाह लेते हैं जब ऐसी चीजें हैं? अगर हमें कभी घबराहट होती है, डर होता है, चिड़चिड़ाहट होता है, जलन होता है, तो सबसे पहली सलाह किससे लेनी चाहिए? आप ही लोग बताओ, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आप बताओ किससे ज्यादातर सलाह लेते हैं? कितने लोग मम्मी से लेते हैं? लड़कियां तो मम्मी से लेती हैं, और लड़के कितने लोग पापा से लेते हैं, और कितने लोग सीखते हैं लेकिन भी आगे का बता तो ना, कोशिश करते हो ना। वेरी गुड। देखो ये जो विषय है ना थोड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहले आप देखो, अगर कोई भी ऐसी परेशानी हो, अगर हाथ पैर टूटता है तो हमें पता चलता है कि हाथ पैर टूट गया, क्या है? लेकिन जब मानसिक रूप से हम लोग बीमार होते हैं, या हम बहुत ज्यादा सोते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब अगर एक दो दिन है तो ठीक है, लेकिन ये लंबे समय तक है, बहुत दुखी रहते हैं, 10 लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं, या जब हमें बोलना चाहिए तो हम भूल जाते हैं, तो या तो ये जानकारी का अभाव है, या फिर हमारे अंदर कोई मानसिक विकार है। क्या बन रहा है? शारीरिक विकार रहेगा तो हमें दिखेगा, दर्द होगा, पैर टूट गया, हमें महसूस होगा, लेकिन जब मानसिक बीमारी होती है तो वो हमें पहचान में नहीं आती है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? आज की डेट में ये सारी चीजें आपके पास क्या है? अवेलेबल है। और वो सबसे पहली सलाह हमारे को देते हैं, वो है माँ बाप। जब हम माँ बाप के सामने कोई बात रखते हैं तो वो पहला काम क्या करते हैं? वो आपको सही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। अगर वो उत्तर नहीं देंगे तो वो कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को किसी से पूछ के बताएं या किसी जानकार आदमी से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, और तीसरी, वो आपकी बातों को गोपनीय रखते हैं। क्या रखते हैं? मानते ना गोपनीय? क्या वो सबको पड़ोसियों को बताते हैं? नहीं बताते। ये 3 चीजें आपने हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे प्रश्नों का सही उत्तर मिले और हमारे को पूरी तरह कोई सुने। दूसरी चीज, हमें हमारे उम्र के अनुसार सही उत्तर दे, और अगर उत्तर नहीं दे पाए तो कम से कम सही रेफरेंस दे। जैसे माँ बाप से हम सलाह लेते हैं, कई बार क्या होता है, माँ बाप के पास ऐसे उत्तर नहीं होते हैं या उनके पास ऐसी जानकारी नहीं होती है, तब हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जहां हम जा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये तीनों चीज वहां होनी चाहिए। क्या? गोपनीयता, पूरी बात सुनना, और हमें हमारे उम्र के अनुसार उत्तर देना। तो ये दूसरे लोग कौन होते हैं? स्कूल में टीचर या काउंसलर। क्या होते हैं? क्योंकि किशोर अवस्था आपके लिए नहीं है, लेकिन हमारे जैसे मैं हूं, यहाँ पे सर बैठे हैं, टीचर्स बैठे, हम सभी इसी अवस्था से बाहर आ चुके हैं। हमने भी ये परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब क्योंकि हम उस उम्र से बाहर आ गए हैं तो हमें वो रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन जब आप उनसे डिस्कस करते हो तो उनको याद आता है कि उन्होंने क्या युक्ति लगाई। युक्ति समझते हो? कोई प्रश्न तो मुझसे पूछो, क्योंकि मैं ही इसका उत्तर अगर दे सकता हूँ कोशिश करके, और अगर आपके पास अच्छा उत्तर है तो आप मुझे डिस्कस है ना, तो सुझाव है आप दे सकते। तो आपके टीचर या काउंसलर जो ये तीनों चीजें रखते हो, आपकी बातों को गोपनीय रखते हो, पूरी बात सुनते हो और पूरा उत्तर देने की कोशिश करें, या फिर ऐसा रेफरेंस दें। अगर बाई चांस टीचर्स भी एक इंसान है, राइट, है ना, क्योंकि वो हमारी अवस्था से आए, उन्होंने कैसे कैसे भी करके निकाल दिया, उनके पास जानकारी का अभाव है, और हो सकता है कि ये गोपनीयता की बात हमारे को परेशान कर रहा है, आपको डर रहा है। तब ऐसे केस में हमारे पास आते हैं तीसरा विकल्प, वो है अच्छे टीचर, अच्छे डॉक्टर, काउंसलर या सरकारी संस्थाएं या इंटरनेट के ऐसे जानकार लोग जिनसे हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, राइट। वो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें तय करना है, जिसके पास हम जा रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे, और अगर ये भी ना रहे तो हम लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं। वो आखिरी क्या है? वो आखिरी जानकारी क्या है? इंटरनेट है ना। यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीड है। ये इंटरनेट ना केवल आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देगा, ये आपकी क्लास में जो चीज भी आप पढ़ते हो, घर जाने के बाद उससे संबंधित सारी जानकारी दे सकते। शर्त ये है कि हमारे को सही प्रश्न पूछने की कला आनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि सर हमारे को तो प्रश्न पूछने की
इसकी कला नहीं तो क्या हम ये सर्च ना करें? ऐसा सवाल आएगा, क्योंकि हम लोग इंतजार करते हैं कि जब सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा तभी हम कुछ करेंगे, ऐसा होता है। तो ये प्रश्न में थोड़ी देर बाद इसका उत्तर दूंगा, अभी मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। ये इंटरनेट आपके हाथ में इतनी शक्ति देता है, जैसा मैंने पहले बोला, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी चीज आप यहां से पूछ सकते हो। अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो उसकी जानकारी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके खाने से प्रॉब्लम हो रहा है, कि एलर्जी तो नहीं, खाने से भी एलर्जी होती है, इसमें पेस्टिसाइड कितना है, तो आप वो खाने की सारी जानकारी ले सकते हो। आप अपने उम्र के हिसाब से सोने की कितनी जानकारी, कितने घंटे मुझे मेरे उम्र के हिसाब से सोना चाहिए, मेरे उम्र के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए, मेरे उम्र के हिसाब से कैसे पढ़ना चाहिए, मेरे उम्र के साथ कौन कौन सी किताबें मुझे पढ़ना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी को कुछ बनना है ना, किसी को कुछ बनना है ना, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस पीसीएस बनना है, राइट, किसी को वैज्ञानिक बनना है, या फिर कोई बच्चा यहाँ पे प्रोग्रामर बनना चाहता है, वो इंटरनेट की दुनिया में कुछ नया करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने हिसाब से एप्लीकेशन डिजाइन करूं। एप्लीकेशन जानते हो ना, तो मोबाइल्स के अंदर होता है और उसको लगता है कि मेरे को सारी जानकारी लेनी है, तो वो इस पे जाके खोल सकता है। अगर आप पहले दिन खोलोगे तो हो सकता है आपके पास शब्द ना मिले, क्या मिले, हो सकता है आपको परेशानियां इसको टाइप करने में कि मेरे को कैसे टाइप करना है, स्पेलिंग नहीं पता है ना, स्पेलिंग की प्रॉब्लम है ना, और कई लोगों को इनको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा होगा, तब हम कैसे करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? बेटा बोल के, वेरी गुड, किसने बोलेगा? अरे कोई बात नहीं, आप चारों लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए मैंने जोरदार ताली। इसको बोलते हैं वॉइस सर्च। क्या बोलते हैं? वॉइस सर्च। आप अपने फोन को बोल कर भी खोल सकते हो, और अगर प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो, बोलने की, कि उसको कैसे पुकारा जाता है, राइट, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अलग अलग भाषा के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन होता है। सही प्रोनाउंसिएशन अगर जानिए किसी भी चीज के बारे में, तो आप इसके गूगल पे जाके उसको बोल सकते हैं प्रोनाउंस करो, तो प्रोनाउंस करके सुनाएगा। क्या एग्जांपल करके दूं मैं? एक एग्जांपल दूं, जानना चाहोगे एग्जांपल? फिर इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और 2-4 ट्रिक्स हैं, और वो देखे मैं क्लोज करूंगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, लोग देखते हैं यहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक सवाल और उठेगा बच्चों का, सर जब सारी जानकारी इंटरनेट में मिल जाएगी तब स्कूल और कॉलेज और घर में क्यों पढ़े, किताबों से क्यों पढ़े? कितने लोगों का प्रश्न है? वेरी गुड, ये 2 बच्चों का प्रश्न है। इंटरनेट से हमें सारी जानकारी मिल सकती है, राइट। महाभारत में एकलव्य ने तीर चलाना सीखा था, लेकिन उसका गुरु थे कोई? हाँ नहीं, क्या बात कर रहे हो, द्रोणाचार्य थे? फिर से पढ़ो, उसमें एकलव्य के गुरु थे द्रोणाचार्य, और उनको बांध कर ही किया था। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझो कि आप लोग सुबह उठे, क्या और उठ के बिस्तर पे बैठ गए, क्या किए? लेकिन आप बैठ ही रहोगे, पूछो क्यों? पता ही नहीं क्या करना है उसके बाद, पता ही नहीं ना। अगर आपको ये पता ना रहे कि मुझे 8 बजे उठ के स्कूल जाना है, किधर जाना है, तो क्या आप क्या करोगे? बिस्तर पे बैठे रहोगे ना, तो क्या करोगे? क्या चीज? आप दिशाहीन रहोगे। क्या रहोगे? ब्रश करना, टॉयलेट करना, ये आपके मंजिल है। क्या है? अगर आप सुबह उठते हो और उनके वॉशरूम नहीं जाते, ठीक है, तो क्या आपको पता है कि वॉशरूम जाना है? तो क्या होता है कि आपको पहले दिन मम्मी पापा सिखाते हैं ना, कभी ना आज तक अभ्यास होकर रहोगे कि आपको टॉयलेट जाना है, वरना छोटे बच्चे क्या जाते हैं, वो बिस्तर में ही जाते हैं ना। ऐसी तरीके से जब आप सुबह उठते हो, आप मान लीजिए ये छोटा एग्जाम्पल है, आप स्कूल आते हो, आपको पता है कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसके लिए किताब पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये डायरेक्शन कौन देता है?
टीचर्स। कौन देते हैं? टीचर्स। हमें नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़नी है, और ये चीज हमारे दिमाग में सहज नहीं आता है। ये ब्रह्म ज्ञान है क्या कि पैदा होती है आपको दे दिया जाओ। जब हम सीखते हैं तो जैसे हम क्लास में चीजों को, क्योंकि इंटरनेट एक सेकेंडरी चीज है, क्या है? ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ये कि हम स्कूल आते हैं, हमें टीचर ने पढ़ाया कि आज हमें पढ़ाया पीरियोडिक टेबल, राइट? पीरियोडिक टेबल हमें पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल है, लेकिन उसको आसानी से कैसे तरीके से पढ़ा जा सके, कौन कौन से तरीके इसको परमानेंट याद रखे जा सके, और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम अपनी रियल जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्राइमरी है कि हमें वो इंफॉर्मेशन मिले। जैसे एडोलसेंट मैंने एक शब्द दिया, किशोर अवस्था। ऐसा नहीं कि पहली बार आपने किशोर अवस्था सुनी हो, है ना? कई बार आपने सुनी, लेकिन क्या इतना कुछ होता है, लोग ऐसा सोचा था? तो ये होता है मार्गदर्शन। अगर मैं आपको बोलूं स्कूल जाना है घर से, लेकिन कौन से स्कूल में जाना है, कहाँ वो स्कूल है, और स्कूल जाने के कौन से रास्ते तक आप जा पाओगे? आप एकदम घर से निकलोगे और आपको रास्ते ही नहीं पता चलेंगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए आपको स्कूल जाना है और ये रोना पार के ये स्कूल में जाना है, तो आप पहले दिन रास्ता पकड़ के आओगे। पहला रास्ता कौन बताएगा? मम्मी पापा या दोस्त या जिसने स्कूल में एडमिशन कराया, वहां तक का रास्ता दिखाएगा। फिर आप पहले दिन आते हो तो लगता है कितना बड़ा रास्ता है, कितना मुश्किल रास्ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो रास्ता मुश्किल लगता है। आपको और 10 रास्ते मिल जाते हैं आने के। कोई खिताड़ी के रास्ते आएगा, कोई पगडंडी कूद कर आएगा, कोई खेतों के बीचों बीच से रास्ता निकाल देगा। लेकिन करना किसको है? हमें नहीं, मुझे, मेरे को। मैं अपने रास्ते खोज लूंगा, लेकिन मुझे मंजिल पता होना चाहिए। इसीलिए पढ़ाई सबसे प्राइमरी चीज है। तो स्कूल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में आए आपको पता चल गया है कि मुझे पढ़ाई करने के बाद मैं ये बन सकता हूँ, मेरी क्षमताएं मुझे पता चल जाए। आप सभी के अंदर एक असीमित क्षमताएं हैं। क्या है? इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन उन क्षमताओं को कैसे पहचानोगे? जब स्कूल में आओगे। स्कूल में आओगे, रोज एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई खेल कूद में, कोई गाने में, कोई ड्रामे में, कोई पिक्चर बनाने में, कोई पढ़ने में। तो एक दिन आपको पता चलेगा मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, तब आप जाके इस पे रिसर्च करोगे। क्या करोगे? और लोगों से पूछोगे, लोगों को बताओगे, एक्सप्रेस करोगे, तब ये क्षमताएं आपके अंदर आएंगी। और जब आप उस चीज को पहचान लो कि ये मेरी क्षमता है, मैं बहुत अच्छा चेस खेल सकता हूँ, शतरंज, तो शतरंज से रिलेटेड सारी टेक्निक्स क्या है, क्या चीजें वो आप यहाँ पे, आप दोस्त भी ऐसे मिलेंगे, होता है। तो मैं वापस प्रोनाउंसिएशन पे आता, मैं इसको होल्ड कर दूंगा। अब इसमें हम स्पीड स्लो और फास्ट कर सकते। थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो खामोशी बना के रखनी है ना, क्योंकि हम लोग जब रीडिंग करते हैं तो अंदर से डर लगता है कि कोई आलोचना ना करे कि आप लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं गलत है कि सही, होता है। इसी वजह से हम बोलने से डरते हैं। कितने लोगों का होता है अपने आप से बोलना, कोई आप ही किसको, वेरी गुड, मतलब आप सभी लोग मेरी तरह ही हो, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो मैंने ये टेक्निक खोजी है, और मैंने नहीं खोजी है, ये ऑलरेडी थी, मैं सिर्फ आप तक ये पास कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, आवाज बिल्कुल खामोश रखना। अब क्योंकि फास्ट है थोड़ा स्लो करता हूं, इसमें एक ऑप्शन है स्लो करने का, राइट। अब इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि आगे प्रैक्टिस बटन है, ये गूगल का अपना फीचर है। मैं ऐसा बोलूंगा तो बोलेगा गलत है। देखा इसमें लाल ब्लैक दिख रहा है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब किसी को पकड़ के सुनाने की जरूरत नहीं है कि भाई बहन को पकड़ के सुना रहे हो कि सुनने की बात सुनो, भाई सुनने सही बोल रहा नहीं गलत, वो बेचारा क्या बोलेगा गलत और सही के बारे में, उसके लिए भी नया शब्द है ना। तो अभी सोचो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अगर ये जानकारी आपके पास में आ गई और आप कहीं बाहर जाते तो कॉन्फिडेंट रहेगा, अब किताब पढ़ना आसान होगा, रीडिंग करने में मजा आएगा। और अगर आपको पता चले कि इस किताब के अंदर सीवी रमन ने क्या लिखा है और सीवी रमन कौन है, तो आप इस पे जाके सर्च कर सकते हो और उसकी जानकारी ले सकते हो। वेरी गुड। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम का पहला चीज खत्म। आप सभी लोग दुनिया की वो असीम शक्ति रखते हो जो किसी भी शहर या दुनिया का आदमी
सकता है। इतनी सी चीज पे अगर आप रोज अभ्यास करोगे तो सेम स्कूल आने वाले रास्ते की तरह हो जाएगा। समझ गए? जैसे स्कूल आते हो ना, पहले दिन तो रास्ते से आए जैसे जन्म हो जाएगा, उसके बाद जब आप रोज अभ्यास करोगे तो आपको सारे रास्ते पता चल जाएंगे और शायद ये भी पता चल जाएगा कि साइकिल के बिना कैसे जाया जा सकता है ना, कि किस दोस्त से लिफ्ट लिया जा सकता है और किससे नहीं, और किसके साथ जाया जा सकता है किसके साथ नहीं। सर ये है कि हम सबसे पहले किसकी इज्जत करें? मेरी। हाँ, तो हमें सबसे पहले किसको पहचानना है? मुझे। किसको? मुझे। वेरी गुड। मैं इसलिए यहाँ पे हेल्थ के टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि किशोरावस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्थ को पहचानें। किसको? क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी अच्छे विचार आएंगे और तभी इंटरव्यू करने का मन करेगा और तभी हमारी किताब खोल के पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंटरनेट सेकेंडरी चीज है। क्या है? प्राइमरी चीज हमारा स्कूल आना और किताब खोल के पढ़ना है। इसके बाद हमारे को जो भी जानकारी मिलेगी वो सेकेंडरी है और उन्नत तरीके से जब हम पढ़ेंगे तभी हमारे पास प्रश्न करने की कला आएगी। क्या आएगी? अब दूसरा सवाल, सर हमारे पास तो इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, हमारे घर में कोई देखता नहीं है, हम कैसे समझाएं? सवाल है। और सर हम लोग ना जिस तरीके से आप बात कर रहे हो उस तरीके से बात भी नहीं कर सकते, बड़ा अजीब सा लगता है ना, क्योंकि बाहर जैसी चीजें है नहीं, क्योंकि नॉर्मल ये क्या नॉर्मल दिनचर्या है। तो ये सवाल उठता है हमारे मन में, एक भारतीय लोगों ने पालन की है, ना नौमन गेहूं होई ना राधा बोले। भाई लड़कियां पीटेगी तो नहीं, लड़के भी ऐसे वो सोचते हैं जब हमारे पास पूर्ण चीज हो जाएगी तभी हम किसी चीज को करेंगे, जब अच्छे कपड़े रहेंगे तभी हम किसी की शादी में जाएंगे, नहीं तो अगर कहीं किसी पार्टी में जाना होगा तो हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी अच्छा सब कुछ रहे तभी जाएंगे, नहीं तो हमारी इज्जत। ऐसा सोचते हो ना? ये भ्रांति है। ये क्या है? हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास तत्कालीन चीज है, हमें अगर दिमाग में कोई आइडिया आता है और कोई जानकारी मिलती है तो हमें शुरुआत वहीं से करनी है। क्योंकि अगर हम स्कूल जाना है तो हमें पहला कदम सुबह बिस्तर छोड़ना होता है। क्या बिस्तर पर से स्कूल आ जाओगे? वो छोटी क्रिया होती है। क्या होती है? वो पहला स्टेप होता है जब हम अपना बिस्तर छोड़ते हैं और बिस्तर छोड़ के अपना जो हमारा रोज का काम है कि हम लोग अपने आप को तैयार कर लें, नहा धोके ब्रश करके अपनी कापी किताब टाइप करके और दिन भर का प्रोग्राम करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने साथ अपनी इज्जत करते हो कि मैं आने वाले दिन के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें कोई भी काम करने के लिए पूरे रिसोर्सेस होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हमें पहले स्टेप से करना है, पहला कदम बढ़ाना है किसी भी काम में, और जब कदम बढ़ेगा तो दुनिया बढ़ेगी। हाँ, रास्ते और फासले तय होंगे। एक कदम बढ़ाया, दो कदम बढ़ाया, तीन बढ़ाया और मैं यहां तक पहुंच गया, है ना? तो ये दुनिया ऐसे तय होती है। तो इसी तरीके से जब आप इंटरनेट पे या अपनी किताब में पढ़ने बैठो तो ये मत सोचो कि मुझे आज की आज किताब खत्म करना है। कोशिश करो कि पहले मैं एक चैप्टर का कुछ भाग पढ़ लूं, फिर अगले दिन कोशिश करो उसको रिपीट करके और आगे बढ़ूं, और एक समय आपका जब अभ्यास आएगा जब पूरी क्लास की रीडिंग कर सकते हो। शुरुआत किससे होगी? छोटे से। किससे? इसी तरीके से अच्छी आदतें, क्या अच्छी आदतें बनाने के लिए भी हमें छोटे छोटे कदम करने पड़ेंगे। क्या? हमें अपने शब्दों में शालीनता, क्योंकि हाइट बढ़ गई है हमारी, खड़े होने का तरीका हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम बातों को बोलते हैं और किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट? है ना? 90% काम ये होता है। अगर हम लोग अभी से अभ्यास करें कि हमें सही ढंग से खड़ा होना है, सही तरीके से बैठना है, तो हमारा जो सामने वाला है वो तुरंत देख के पहचान लेगा कि ये कैसे चल रहा है। राइट? वो क्या बोलना चाहता है, वो डरेगा नहीं। अगर कोई ऐसे चल नहीं रहेगा तो डरना काम नहीं, थोड़ा बचना चाहिए। होता है ना, घर में जब पिटाई पड़ने वाली है तो पता चल जाता है ना। और आवाज, जो आवाज गले से निकलती है, टोन, ये आवाज का जो पिच है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एकदम साफ और क्लियर बोलना है। क्या है? वेरी गुड। हम जो भाषा बोल रहे हैं, जो भाषा आप बोल रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश की हो। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी बड़े आदमी के साथ बोल रहे हो तो आपको एक स्पेशल भाषा की नहीं। भाषा एक माध्यम है जो एक दूसरे के बीच के बातों को और भाव को प्रकट करने का तरीका है। अगर आप कहीं बड़े शहर में जाते हो और कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे तय करना है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे एक भाषा आती है, वो है मेरी मातृभाषा। वो क्या है? हिंदी। और मैं उस हिंदी को इतने खुलकर बोलूं, इतने साफ तरीके से बोलूं तो उसके कानों तक जानी चाहिए। अगर उसको हिंदी भाषा नहीं आती है तो उसकी प्रॉब्लम है, और या तो बीच में इंटरप्रेटर है। लेकिन आज भी ये फोन है। मैं दुबई में था तो वहां पे मुझे अरबी नहीं आती और आज तक नहीं है। 9 साल रहा लेकिन दुबई में अरबी नहीं है। तो क्या मैं वहां पे काम नहीं किया? मुझे एक भाषा आती थी, हिंदी, और मेरे को पता था कि मैं अगर वो भाषा नहीं जानता तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता। और भाषा केवल आपकी बातों को स्पष्ट करने का है, लेकिन आपके कौशल को डिसाइड कर पाएगा। कौशल क्या है? गुण, काम करने की क्रिया। अगर आप प्रोग्रामर हो, बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, आप एक इंजीनियर हो, बेहतरीन इंजीनियर हो, एक टीचर हो, बेहतरीन इंजीनियर हो, तो आप अपनी भाषा में उसको एक्सप्रेस कर पाओगे ना। तो ये तय करो कि मैं कोई भी बात बोलूं स्पष्ट, ये जो टोन निकलती है नर्म और इतनी अच्छी तरीके से निकले कि सामने वाला उस बात को सुन सके, गलत भाव में। क्योंकि जब हम टोन बदलते हैं तो हमारा झगड़े भी बढ़ जाते हैं, होते हैं। और अगर पूरी इंफॉर्मेशन ना माने तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या होता है? तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? संचार। दो बीचों के, दो लोगों के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में। और कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा नहीं होती, दो तरफा होती है। अगर मैंने आपको बोला और आप उसको रिप्लाई नहीं करते हो तो इसका मतलब मैं समझूंगा या तो आपने सुना नहीं या मेरी बात क्लियर नहीं हुई। लेकिन जब आप उसको रिप्लाई कर देते हो तो मैं समझता हूं कि वो आपका, ये कौशल भी हमें विकसित करना है। सही तरीके से खड़ा होना और सही टोन में और सही आवाज में सहज तरीके से बोलना। राइट? अब क्योंकि हार्मोन्स हमारे शरीर में निकल गए, वापस हम हार्मोन पे आ गए, है ना। और ये हमें ना बुरी चीजों में अट्रैक्ट कर रहा है। हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है। जब हम कोई बदमाशी करते हैं तो दिल की धड़कन क्या आती है? और उस धड़कन में आती है मजा। होता है? जितने लोग झूला झूलते हैं ना, कितने लोग घूमते हैं गोल वाला झूला घूमते हो, उनमें दिल की धड़कन तेज होती है, डर लगता है, और फिर दोबारा मन करता है कि इसको झूला लें, क्योंकि हम लोग डर में आता है। और जो लोग मिर्ची खाते हैं पहले दिन तो बड़ा तीखा लगता है, फिर उसके बाद इनको बड़ा मजा आता है खाने में। क्यों? इसलिए भी आता है क्योंकि उस केमिकल को मजा आता है। हमें तय करना है कि कहां पे हमें मजा लेना चाहिए और कहां पे। इसी तरीके से हम गलत आदतों में पड़ जाते हैं। इस उम्र में बहुत स्वाभाविक है कि हम गलत आदतों में पड़ जाए, लेकिन वो टेम्परेरी है। क्या है? लेकिन जब कभी ऐसी आदतें लग जाए तो हमें पता है कि वो गलत है। आपका एक मन बोलेगा, क्योंकि ये शरीर किसका है? दिमाग बोलेगा ये गलत है। तो जब ये बोले गलत है तो एक स्टेप पीछे लो, अपने दिमाग को शांत करो और उसके बारे में सोचना, उसको देखना, उसको देखो भी नहीं, सोचो भी नहीं, और एकदम सहज क्रिया करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप नशे से भी दूर हो जाओगे और क्राइम से भी दूर हो जाओगे। ये क्राइम इसीलिए होता है क्योंकि हमें उसमें मजा आता है, जो केमिकल निकलते हैं। और वो क्राइम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस अवस्था में हमारे अंदर, जैसे मैंने बताया ना, बहुत अजीब से हार्मोन्स निकलते हैं। चाहे लड़का लड़का हो, चाहे लड़की लड़की हो, चाहे लड़का लड़की हो या लड़की लड़का हो, सब लोग बदमाशी करते हैं। और अपनी फीलिंग्स को पहचानो कि कोई गलत आदमी इसका इस्तेमाल ना करे। समझ गए? अपनी खामोशी को तोड़ो और जाके किससे बात करो? माँ बाप से, कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है और इसको कैसे दूर करें। तो आपको तरीका बताएगा। इससे भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो बुरी चीजें हो रही है वो बच सकेगी। मैं खुद के इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम लोगों की थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन कोशिश करो इन सबसे बचो। राइट? उसके कॉन्सिक्वेंस आपको सर बताएंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम सभी लोग इस बच्चे से लेके उस बच्ची तक, जितने बच्चे लोग बैठे हैं, सबके पास एक तनाव है, बहुत परेशान है, बहुत परेशानी है। कोई ऐसा है जो तनाव मुक्त है यहाँ पे? कोई है? उसकी एक दुनिया है, वो परेशान है, कोई कपड़े को लेके, कोई खाने को लेके, कोई सड़क को लेके,
कोई अपने घर के माहौल से, कोई पड़ोसी के माहौल से, कोई सड़क के माहौल से, कोई सरकार से, है ना। और कई लोग तो एग्जाम की वजह से बड़े परेशान होते हैं, जब पढ़ने बैठते तब सारी मुसीबत आ जाती है। होता है, होता है। अब इससे कैसे निकलता है, इसका एक टेक्निक दूंगा, लेकिन ये एक टेक्निक है, एक टेक्निक है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसको आप खुद भी बोल सकते हो। जो आपकी पर्सनैलिटी पे और जो आपको इजी लगे वो चीज आप खुद कर लो, करोगे। पहली टेक्निक तो मैंने आपको बता दी, क्या, ताली बजाना। ये एक टेक्निक है, क्या है, हम लोग कई बार बोलते हैं ना, मजे लेते हैं, अरे वाह मजा, तो ताली बजाना बस है, ये नेचुरल है और ये हमें सही समय पे बजाना चाहिए। जैसे आप ताली बजाते हो तो आपका दिमाग चेंज हो जाएगा, आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमारे ऊपर वाले ने एक कला दी है, वो है सांस लेनी। क्या है, पहली क्रिया है सांस कैसे लो। जैसे ही आप लोगे तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, जो हम नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं उससे ज्यादा जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर और ब्लड के अंदर एक स्पेशल केमिकल निकलता है जो हमें तुरंत हमारे सिचुएशन से तोड़ देता है। जो केमिकल हमारे शरीर में उसमें किसकी मात्रा बढ़ गई, ऑक्सीजन की। तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग एकदम शांत हो गया, जो यहाँ पे आपका दिमाग एक्टिविटी चला था ना वो शांत हो जाएगा। एक बार हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज, 3 बार एक्सरसाइज करें, ठीक है। आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबल, कमर सीधी करो और थोड़ा गंभीर सांस लो। फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। ये उनमें से एक और एक्सरसाइज है। अब एक और अच्छी एक्सरसाइज, क्योंकि तनाव हमारे को हमारे मकसद से डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें वहां से क्या करता है, हटाता है, हटाता है ना। अगर तनाव आ गया तो दिन भर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, सिर दर्द होने लगता है, होता है। हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, सो लें, लड़ लें, लेकिन शाम तक फिर वो घूम के आ जाएगा, आ जाएगा। कितनों के साथ होता है, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ समस्या ज्यादा हो जाती है। और दूसरा लड़कों के साथ होता है, ऐसा है ना, लड़के ना नहीं सोचते कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द के साथ एक और बड़ी समस्या है, वो है मर्द इश्यू, कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं, ये सी धारणा है ना। और ये धारणा हमें बदलनी है। मर्द को बहुत दर्द होता है, इतना दर्द हो रहा है कि रोता नहीं है, और रोना सहज क्रिया है। जब आप रो रहे हो तो दिल ठंडा हो जाएगा, और अगर वो बार-बार में रोता है ना तो इसका मतलब क्या है, क्यों बड़ा नाजुक है और उसकी फीलिंग्स को, उसकी इमोशंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसकी भावना को, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रोता है तो उसको कुछ टेक्निक चाहिए, क्या चाहिए, उसे कहते हैं EQ। क्या बोलते हैं, EQ, इमोशनल क्वोशेंट। जैसे IQ होता है इंटेलिजेंस, किसी काम को करने का जो क्रिया होता है और अच्छे तरीके से वो इंटेलिजेंस होता है। लेकिन आप अपनी भावनाओं को या अपनी भावुकता को, आपकी फीलिंग्स और थॉट्स को जब मिक्स करते हो, उस टाइम आप बुरी सिचुएशन में फंस के, एक सिचुएशन आता है कि हमें लगता है कि बस अब दीवार को तोड़ दिया जाए, ये हद तक ही कुछ समझ नहीं आता। अगर उस टाइम आप अपने आप को रोक ले और अपने डिसीजन से दुनिया बदल दे तो वो आपका EQ बनता है। क्या बनता है, ये केवल व्यवसाय या कामकाज में नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है। क्या होता है, और इसकी भी टेक्निक्स है कि इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्या करें। उनमें से मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको बताया कि आप अपनी फीलिंग्स यानी दिमाग में आने वाली बातों को पहचानो। क्या करो, उनको शब्दों से पुकारो। जैसे शब्दों से, मुंह से पुकारते हो। अगर आपको डर लग रहा है तो आप बोलो मुझे डर लग रहा है, क्या कर रहा है, और डर लगने का कारण को पता करो। अगर मुझे जलन हो रहा है किसी से तो जलन हो रहा है ये बोलो, और उसको पहचानो कि वो जलन क्यों हो रहा है और क्या कारण है कि वो जलन में शांत हो, क्योंकि ये स्वाभाविक है। क्या है, और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। क्या इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, खाली वेरी गुड। उसके लिए हार्मोन है, और हार्मोन को कंट्रोल करने का तरीका है ना। मैं ये EQ सब्जेक्ट को यहीं पे छोड़ देता हूँ,
मैं बस आपको एक चीज बताऊंगा कि इमोशन, फीलिंग और थॉट, इन तीनों का संबंध क्या है। क्या है? इमोशन मतलब हमारी भावुकता या भावना, फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं और जब करते तो चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आता है, पैरों में घबराहट होती है, हाथों में घबराहट होती है, ये फीलिंग्स। लेकिन विचार मतलब थॉट्स, तो हमारे दिमाग में सुबह से शाम तक 2000 से 3000 थॉट्स आते हैं। सुबह उठो और रात तक सोने तक आप अलग अलग क्रियाओं से निकलते हो, राइट? तो ऐसे में जब वो थॉट आपके शारीरिक रूप ले ले, क्या ले ले? वो बॉडी में नजर आने लगे, जैसे झुंझुनाहट होना, घबराहट होना। दिमाग में बात आना नॉर्मल है, लेकिन जब आपकी बॉडी में वो नजर आने लगे, आपका दिल बार बार धड़कने लगे, हाथ पैर टूटने लगे, आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगी, आप बहुत ज्यादा खाना खाने लगे, तो ये आपका इमोशन का रूप है। मतलब थॉट और फीलिंग्स मिलने के बाद आपका बनता है इमोशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, डर। क्या है? डर। एक डर अच्छा भी होता है और एक डर, एग्जाम से पहले वाला डर अच्छा होता है क्योंकि वो हमें पढ़ने की शक्ति दे रहा है। लेकिन जब ये डर अति में हो जाए तो हमारे पढ़ने की सहजता खत्म हो जाती है, पर पढ़ने का नहीं, तो मतलब जो हमें दिक्कत है थोड़ा सा, वो डर खराब है। क्या है? अगर सामने शेर दिख गया या पागल कुत्ता दिख गया, आपके दिमाग में थॉट आया, पूरी बॉडी में करंट आया, भागना है, तो वहां खड़े होकर सोचोगे कि मैं उससे लड़ूंगी, भागूंगी, तो क्या आसान रहेगा? लेकिन वो भागने के लिए जो पैरों में ताकत चाहिए और दिल की धड़कन तेज होनी चाहिए ताकि कूद जाए, वो डर अच्छा है कि बुरा? वो अच्छा है, वो जान बचाने के लिए है ना। इसी तरीके से हर चीज में अच्छाई और बुराई है। तो हमारे इमोशंस को ऐसे शब्दों से पहचानो। क्या? हजारों तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। वो 4 लोग कौन? मम्मी पापा, काउंसलर, टीचर और इंटरनेट। आप वहां से इनको पहचानो और कोशिश करो कि इनको सॉल्व करो, राइट? अब हम लोग लास्ट एक और टॉपिक पे आते हैं, वो है कि हम अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लाएं। क्या लाएं? और खुश रहने की क्रिया। दुख देने के लिए बहुत लोग हैं हमारे पास, दुख देने के लिए हमारी साइकिल है, वो खराब करती है, दुख देने के लिए सड़क है ना, बड़ी समस्या है। दुख देने के लिए हम लोग खुद ही हैं, क्योंकि कोई शब्द अपने साथ विचार लेकर आता है क्या? नहीं, शब्द केवल शब्द है। क्या है? उसके विचार हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन खुश रहना किसकी क्रिया है? खुश रहने की क्रिया किसकी है? तो खुश रहने की जिम्मेदारी का मतलब है कि मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट। वेरी गुड। जब आप खुश रहोगे तो कोई भी काम करने में आपको मदद मिलेगी। तो खुश रहने का सबसे बड़ा चीज है कि हम भूल करके अपने दिमाग में अपने लिए या दूसरों के लिए बुरा विचार ना लाएं। क्या लाएं? बुरा विचार क्या होता है? भूल कर भी अपने साथ ना लाएं, अपने दिमाग में भी ना सोचें, मन में भी ना सोचें, क्योंकि जिस चीज से हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। क्या होती है? अब आपको कोई काम करना है तो आप पहले दिमाग में सोचते हो ना, या बोलते हो? सोचते हो, उसकी कल्पना करके आपके दिमाग में पिक्चर बन चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं किसी को बारे में बुरा बोलता हूँ, जैसे कि मैंने किसी बच्ची से मदद किया है, किसी बच्ची ने मेरे को मदद देने से मना कर दिया, तो मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे दिमाग में अरे उनका हमारा मदद कही था, तो हम लोग बार बार सोचते रहते हैं ना। लेकिन साथ में जब हम दूसरी कोशिश करते हैं, हमारा काम हो जाता है, तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। ये भी नहीं करना है। क्या करना है? क्योंकि ये तय करता है कि अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो इसका मतलब कि मेरे को उसने एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं किसी और से मदद ले सकूं, और जब मैं मदद लेने जाऊंगा तो मैं अपना व्यवहार और अच्छा करके जाऊंगा ताकि वो मेरी मदद करे। इसमें 2 चीज छुपी थी ना। तो जब आप बुरा चीज लाते हो अपने अंदर लाते हो, यहीं पे एक और चीज आती है, क्योंकि ये बच्चा खुद एक इंडिविजुअल है, ये मेरी मदद कर सकता था लेकिन इसने मेरी मदद नहीं की। क्या कारण थे? वो उसके व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन ये सारा दिन अपने दिमाग में सोचता रहेगा कि मैं तो उसकी मदद दे सकता। आप देखा वो अच्छा करेंगे, अभी घूम गया है, देखा मेरे पास सेक्शन सामान के पास मांगा ना, है ना। तो उसके अंदर थॉट कैसे बने? बुरे। अब उसके अंदर जो केमिकल बने वो कैसे बने? तो क्या वो खुश रह पाएगा? नहीं। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये है
क्योंकि हमारे यहाँ सहज है कि हम किसी को पैर छूते हैं, राइट? कई बार हमारे मन में नहीं होता है कि हम उसको पैर छूते या इज्जत दें, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पैर तो छूते लेकिन मन ही मन कुछ बोलते हैं, वो क्या होता है, बुरा चीज हो सकता है। लेकिन क्या उसके दिमाग तक गया वो किसके अंदर बना? केमिकल किसके अंदर बने? बीपी किसका बढ़ा? आगे चलते शुगर और अपच की बीमारी किसको होगी? शरीर किसका है? तो विचार कैसे होने चाहिए? किसके साथ? एक जोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। ये ना कि हम तो ना चाहते रहे पापा जबरदस्ती हमने दिला, हम तो ना चाहते रहे ये हमने टेबल पे लाके ले, हम तो ना चाहते रहे हमने जबरदस्ती कोटा भेज देने पड़े। होता है ना? जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप की बुराई करते हैं। किसकी? अपने आप की। वेरी गुड। मान लीजिए अगर कोई इंसान आपको गाली देता है, कोई मारता है, कोई पीटता है, तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? क्यों? क्योंकि वो आपको मार रहा है ना। लेकिन अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे, अपने आप से बुरा व्यवहार करोगे और अपने आप से दिया हुआ कमिटमेंट, मैंने वादा किया अपने आप से कि मैं रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन रोज मैं नहीं पढ़ाई करता क्योंकि मेरे पास 101 कारण है कि ना पढ़ने के। 101 कारण कुछ भी हो सकते या हजारों कारण आपके पास, हजारों आने हैं, तो आपने झूठ किससे बोला? तो आपने अपनी इज्जत की बेइज्जती की? तो आपने खुद अपनी बेइज्जती कर दी। तो कमिटमेंट एक बात हो गई। दूसरी चीज, जब आप कुछ बुरा खाते हो या बुरा बोलते हो तो आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? क्योंकि आपकी काइंडनेस वजह से। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारी आदत नहीं है, क्या नहीं है, और हम लोग ऐसी चीजों में फंस जाए, तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? हम नहीं चाहते थे लेकिन चोट लगी तो उसका सॉल्यूशन होता है पट्टी मारना। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो हम अपने आप को ऐसे निकाल सकते हैं जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई। अपने आप को महसूस करो सबसे खुशी वाले पल में, महसूस करो अपने आप के दिमाग में वो कल्पना करो कि आप क्या बनना चाहते हो। आपका मकसद रोज शीशे में देखो। किसमें? शीशा रोज देखते हो बाल झाड़ने के लिए, कपड़ा वपड़ा सेट करने के लिए, झाड़ने के लिए, है ना, करते हो ना? लेकिन अब आप शीशे में देखो अपने आप को। अब आप शीशे में देखोगे तो अपने आप को वो बनता हुआ देखो जो आप बनना चाहते हो। कोई यहाँ पे फौजी बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, और अगर उसके पास अभी भी अपने शब्द नहीं है कि उसे क्या बनना है, तो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। बनना चाहते हो? अच्छा इंसान किसी भी व्यवसाय में फिट हो सकता है। तो जब आप शीशे में देखो और देखने के बाद जो इंसान आपको उसके सामने नजर आए, उसे आंखें से आंखें मिला सकते हो, उससे बात कर सकते हो, वो कौन होगा? वो इंसान मैं हूं। अगर मैं अपने आप से शब्दों में बात नहीं कर सकता, अपने सपनों को उससे शेयर नहीं कर सकता, तो क्या मैं दुनिया के साथ कर सकता हूं? और यही चीज है आप में और बाकी जो कामयाब बच्चों को रोज अपने आप को मोटिवेट करते हैं, रोज अपने अंदर प्रेरणा बनते हैं, ये बोलकर कि मैं आज स्कूल में जाऊंगा तो जब मैं किताब पढ़ूंगा तो नई चीज सीखूंगा। मेरा दोस्त बहुत सारे नहीं, एक दोस्त होगा जो मुझे मेरी जिंदगी में कामयाब होना सिखाएगा। मैं अपने दिमाग में ऐसे विचार लाऊंगा जो मेरे को यथार्थ स्थिति से ऊपर उठा के लेके जाएगा। फिर सवाल उठेगा, सर हमारा समाज और हमारा गांव ऐसा नहीं है, परिवार ऐसा नहीं है ना? मैंने आपको पहले शब्द बोला, अगले 5 से 7 साल में देख रहा हूं कि हमारा समाज आपकी वजह से बन गया, क्योंकि मैं से मैं बनता हूं, मैं से परिवार बनता है, और परिवार से गांव बनता है, गांव से समाज बनता है, और समाज से राज्य, शहर और दुनिया बनती है। तो मैं अगले 5 से 7 साल ऐसा देखना चाहता हूं। शर्त यह है कि आप इसका रोज इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि आपको ये अजीब सा लगे, है ना? यही कहानी है कि अजीब सा लगता है। तो जब पहली बार आपने स्पीड दी थी, जब पहली बार साइकिल चलाई थी, वो अजीब लगा था ना, लेकिन आज ये अजीब लगता है? क्या ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये कपड़े अजीब से लग रहे हैं क्या? क्योंकि मैं बाहर से आया हूं। ऐसे ही जब आप रोज इसको करोगे तो आपका अभ्यास बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। और अपने साथ हमेशा खुशी वाले पल सोचो। क्या करो? हर चीज में पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव मैं आपको बता नहीं सकता, उसको आपको सीखना है, रोज अभ्यास करना।
राइट? तो हम लोग अब ये एक्सरसाइज करेंगे कि मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं हर चीज के लिए खुश हूं, मैं हर चीज को धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर आप रोज हर एक जीव और अजीब, जो कि निर्जीव भी हो, जैसे कुर्सी, टेबल, ये हवा, ये सूरज, ये पेड़, ये है ना, इन सबको अगर आप धन्यवाद करते हो तो आप इनकी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये एक साइंटिफिक कला है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी आवाज अलग है, इसकी आवाज अलग है। अगर मैं लोहे पे मारूंगा तो फिर ठन ठन की आवाज आएगी। हर चीज का एक वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? हमारी बॉडी से एक एनर्जी निकलती है, वो वाइब्रेट करती है। जब हमारी बॉडी से ऐसी वाइब्रेशन निकलती है और जब हम अपने अंदर अच्छे पॉजिटिव आते हैं तो हमारे माहौल भी वैसा बनता है और हमारे आसपास लोग भी वैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? धन्यवाद वाली प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे। थैंक यू बोलना सहज है? थैंक यू बोलोगे? क्या धन्यवाद? कितने लोग थैंक यू वाले हाथ बोलो? थैंक यू बोलना कॉमन किसके लिए? अरे पूरा हाथ आप नीचे नहीं करो, आपको अपना अपने से तो सच बोलो, हाथ ऊपर पहले। तो थैंक यू की मेजॉरिटी ज्यादा है। हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। ये आप चाहो तो मुंह से शाब्दिक रूप से भी बोल सकते हो और अगर आप चाहो तो अपने दिल में भी बोल सकते हो। कैसे बोलोगे? ये बड़ा अजीब सा है, कुछ लोग हंसेंगे नहीं, लेकिन आप कोशिश करो। हम लोग रोज इस प्रकृति से, अपने परिवार से और समाज से अच्छी चीजें लेते हैं, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो थैंक यू भी ना बोलना, हम आप काम लेंगे, लेकिन ये थैंक यू बोलकर हम किसी की तलाश इसलिए नहीं कि आप दूसरे को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इज्जत करता हूं। ठीक है? तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं थैंक यू के साथ में, और मैं चाहूंगा आप लोग ऊंची आवाज में उसको रिपीट करो। ठीक है बाबू? थैंक यू एक्सरसाइज करें पक्का? तो रिपीट करोगे ना? चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। मेरे साथ रिपीट करो। ये लास्ट एक्सरसाइज फिर क्लोज करेंगे और उसके बाद दूसरा प्रश्न लूंगा अगर किसी को प्रश्न हो। ठीक है? तैयार हो? रेडी हो? पूछा जाए? चलो हम लोग मेरे पीछे पीछे आप लोग रिपीट करो। सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर का नाम लेते हैं। सर का नाम लेते हो आप लोग? सर बोलते हो? थैंक यू प्रिंसिपल सर। थैंक यू प्रिंसिपल सर। थैंक यू मैनेजर सर। थैंक यू मैनेजर सर। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू टीचर्स। थैंक यू टेबल। थैंक यू टेबल। थैंक यू ये बैग। थैंक यू ये बैग। थैंक यू ये बैग। थैंक यू ये बैग। थैंक यू ये कपड़े। थैंक यू ये कपड़े। थैंक यू सुबह बिस्तर। थैंक यू सुबह बिस्तर। थैंक यू वो रजाई। थैंक यू रजाई। थैंक यू ये जूते। थैंक यू ये जूते। थैंक यू ये कपड़े। थैंक यू ये कपड़े। थैंक यू जो आपने खाना खाया। थैंक यू जो आपने खाना खाया। थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। थैंक यू गैस। थैंक यू गैस। थैंक यू चूल्हा। थैंक यू चूल्हा। थैंक यू सब्जी। थैंक यू सब्जी। और थैंक यू मेरे सारे दोस्त। थैंक यू मेरे सारे दोस्त। थैंक यू मेरी सारी सहेलियां। थैंक यू मेरी सारी सहेलियां। थैंक यू ये मॉन्स्टर और गमले। थैंक यू ये मॉन्स्टर और गमले। थैंक यू ये कोरोना। थैंक यू ये कोरोना। अरे ये थैंक यू बोलो कोरोना को। क्यों? अगर कोरोना नहीं होता तो क्या मैं आपसे मिल पाता? थैंक यू ना होता तो दुनिया भर में इतनी अच्छाई आती? क्या अगर थैंक यू नहीं होता तो लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती ना? तो थैंक यू करो ना, कम से कम हम लोग अपने पहचानना सीखें। इतना बड़ा परिवार के लिए मिला है भाई। तो जो लोग हंसे फिर से बोलो जोर से, थैंक यू करो ना। थैंक यू करो ना। थैंक यू ये हवा। थैंक यू ये हवा। थैंक यू ये मौसम। थैंक यू ये मौसम। और थैंक यू ये छोटू। थैंक यू ये छोटू। यहाँ पे ये आप इनमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जी थैंक यू फॉर यू सर। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न बेटा? नहीं? किसी का कोई जानकारी लेना? क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो ये हम लोग YouTube पे डाल देंगे। किस पे? YouTube पे ये चैनल होगा आपका एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। चाहे तो आप इसको लिख लें, और अगर नहीं तो एडोलसेंट आप सर्च कर लें। ठीक है? ये वीडियो वहां पे आ जाएगी। प्लस आपका अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट का फेसबुक पेज है, यहाँ पे है, तो उस पर भी ये वीडियो डाल दी जाएगी। हो सकता है कि अभी तक आप लोगों ने प्रश्न पूछने की कला नहीं है, या बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अगर मैं सवाल पूछूं तो कहीं आप पूछना ना हो, है ना? ऐसा है?
कहीं प्रश्न पूछो और आलोचना ना हो जाए इस तरह से, या सामने वाला मजा ना ले ले इसकी वजह से आप प्रश्न नहीं पूछो, कोई बात नहीं, ये इस अवस्था में कॉमन है। तो आप इनके माध्यमों से प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपने अंदर का झटपट निकालो और इसको लिखना और बोलना सीखो, क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और अगर वो इंट्रोवर्ट है, मतलब वो अंतर्मुखी है, तो भी उसको दिक्कत नहीं है, वो बहुत खामोश रहता है, वो भी सीखने की कला में है, वो आज नहीं कल बहुत अच्छी तरीके से बोलेगा, ठीक है। तो मैं ये टॉपिक यहाँ पे खत्म करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि अपने सुझाव, विचार और कुछ सुधार मुझे करना हो तो आप उसमें मुझे मेरी मदद करें। तो मैं एडवोकेट जी पाटिल जी का आभार करूंगा वो आए और आपसे एडोलसेंट में होने वाली क्लाइंट्स के बारे में बात करें। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? नया सीखने को मिला? बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपके अंदर जो भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था, किशोरावस्था की एज क्या होती है पता चला आपको? कितना है? 90। जो हम बताने जा रहे हैं ये बाल अपराध के बारे में बता रहे हैं। बाल अपराध पता है किसी को? कोई कोशिश करे? कोई नहीं। बाल अपराध वो अपराध है जो किसी 16 साल के बच्चे द्वारा, इधर कोई 16 साल की एज का है और उससे कम की एज का है और 8 साल की ऊपर की एज का है और कोई ऐसा अपराध करता है जिसे समाज और जिसे कानून पसंद नहीं करता, यानी समाज को क्षति पहुंचाता है, वो क्या होता है? वो बाल अपराधी कहा जाता है। इधर से क्या है? वो बच्ची जो 18 साल से कम की एज की है और वो ऐसा कोई समाज और कानून के विरोध में कुछ काम कर रहे हैं, वो क्या है? वो भी बाल अपराध। बाल अपराध का मतलब दोनों से माफ कर डाला। ठीक है, बाल अपराध क्लियर हो गया? तो बाल अपराध से पहले हम अपराध जानते हैं। अपराध बाल अपराध दोनों एक ही है, बस ये है कि एज का डिफरेंस। ये अगर आपकी 16 साल और अगर फीमेल है तो 18 साल रिटर्न है, वो बाल अपराध है। अपराध वो हर काम है जिसे आपके मम्मी पापा, आपका समाज और आपके टीचर जो भी बताते हैं उसका आप कहीं न कहीं उल्टा जाके काम करते हैं और इस इसमें तो सामना है कि आप कहीं न कहीं आपको समझ नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ ये समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। इस चीज़ों को दिमाग में आती है, उसको मम्मी पापा से बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। कभी कभी मम्मी पापा से आप नहीं बताते हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, कौन गाड़ी चलाते हैं, आपको भी खाया नहीं आता, कोई बात नहीं, खा लीजिए। ये भी गलती अगर आप सिखा रहे हैं, गाड़ी चलाता है कोई भाई जैसे कोई गाड़ी चलाता है? अच्छा, चलो अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी ताली बजा रहे हैं। गाड़ी चलाना नहीं, इलेक्ट्रिक के ऊपर भी रही है तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? चलाएंगे क्या? चलाएंगे क्यों? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इसलिए गाड़ी नहीं चलाना। गाड़ी चलाने से नुकसान क्या होगा? क्या प्रॉब्लम हो गई? गाड़ी चलाना है क्या दिक्कत क्या है? डीएल से क्या मतलब? कोई बताएगा?
कोई बताएगा गाड़ी रियल नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या है? हाँ चलिए हमने कोशिश किया। क्या नाम है बेटा आपका? रिंकी। रिंकी की एक तारीफ है। कोई दुर्घटना होगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, वो दुर्घटना नहीं मानी जाएगी। अगर आपके द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है जिनकी एज 18 साल से कम है और डीएल नहीं है तो वो अपराध होगा। क्या आपने किया? एक व्यक्ति अगर शोध कार्य करते हैं, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई और संजोग ऐसा होता है कि वो एक्सपायर हो जाता है तो ये क्या होगी? हत्या होगी। हत्या होगी। अपराध हीनियस क्राइम होगा। हीनियस क्राइम क्या है? कि आपने अभी गया थोड़ी सी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, कुछ मन में हो गया तो यहाँ पर मार दिए, ये भी अपराध कर रहे हैं। ये गाड़ी लेके जा रहा है, किसी को ठोक दिए तो ठोक दिए, कोई एक्सीडेंट, हमारे पास डीएल है, इंश्योरेंस है, आरटी है, सारा पेपर है, लेकिन समस्या ये है कि जिसके पास कुछ नहीं वो ठोक दिया तो उसको क्या पता है कि वो पता है कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी से कोई टकराएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। यानी हमारे पास डीएल नहीं है, हमें पता है, हम साइड नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, फिर भी हम गाड़ी चला रहे हैं। आपको नॉलेज है, इंटेंशन है, नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है, देख लीजिए। इसलिए आपको पता है कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारे पास डीएल नहीं है और गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हुआ तो ये बहुत बड़ा अपराध हो, तो वो आप 304 के मुल्जिम हो जाते हैं। लेकिन 18 साल की कम एज की है तो क्या हो जाते हैं? बाल अपराधी हो जाते हैं। जब 16 साल की एज कम है तो बाल अपराधी हो जाते हैं। ठीक है, गाड़ी चलाएंगे तो डर तो नहीं चाहिए ना, तो डर नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी डर के आगे चीज है, बहुत घबराइए। फिलहाल तो कितनी एज हो गई? धीरे धीरे 2 साल में बन जाएगा डीएल पर। गाड़ी चलाने में बहुत जरूरी थोड़ी है गाड़ी। अच्छा तो लोग पैदल और क्या है? आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में छक्का बॉल होता है। अच्छा वहाँ आपके पास कुछ खोजना भी नहीं, वो क्या कहते हैं स्टैंड है, राइट है, खड़ा हुई, कुछ नहीं, ये रन के लिए जो है, अरे पहुँच गया था वो, नहीं वो फेंका तो मैं पहुँच गया था, बॉलिंग कर रहा है, अरे नहीं नो बॉल है, आउट कैसे हुआ मैं? इतनी सी बात को लेके बहुत सारे झगड़े हुए हैं और पता है सर भी फट गए, मर भी गए। सर हम लोग कर रहे थे वहाँ वीडियो प्रोग्राम, हमारे पास एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कुछ बच्चे की वीडियो भी है, तो उसने आके कैमरे के सामने बोला कि मैंने बहुत लोगों का सर खड़ा है और मुझे मैं चीज़ों को नहीं करूँगा, तो उसको हमने बोध कराया, उसको भी बोध हुआ कि वो जो किया था उसका उसको कितना पश्चाताप था। होता है ना, आप गलती करते हैं तो डिस्टर्ब कौन होता है? अरे ऐसे मम्मी पापा नहीं होते क्या? अरे हो गया एक बार डिस्टर्ब हो गए, फिर लेकिन समस्या किसके लिए खड़ी करते? आपको बाद में तकलीफ होता है। तकलीफ ये होता है कि आपका विकास रुक जाता है, आप एक अपराधियों की लिस्ट में आ जाते हैं, आप जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद स्थिति होती है कि आपके साथ संसार में बहुत सारे अपराधी हो जाते हैं, मिलते हैं ना, संसार को बड़ा असर होता है, होता है कि नहीं होता? होता है कैसे? वो आपको जैसा सोच रहा है, दिमाग में ला दूंगा, कौन सा है तो आप
सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है ना, जब मैं इधर मुंह कर ले रहा हूँ इधर बंद हो जा रहा है। आपके चैलेंज है। हाँ आज मेरी और ये चैलेंज इसलिए क्योंकि अब कोविड खत्म हो रहा है धीरे धीरे, स्कूलें नॉर्मल हो रही है, अब आपको एक संख्या मिलेगी और ये तो आपके लिए अच्छा है और आपको चैलेंज पूरा करना दोनों तरफ तो मैं कहाँ अच्छा था इधर आवाज आ रही मतलब सुनने रहेंगे क्या? कोई बताएगा मैं क्या कह रहा था? आप अपराध से होने वाले पारिवारिक क्षति के बारे में। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो अपराध होते हैं किन वजह से होते हैं, क्या कारण होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती है, इसकी वजह से आपको पता नहीं चलता और धीरे धीरे अपराध की तरफ चले जाते हैं। सुनाई दे रहा है? सर ने जो बताया आपको कि आपके इस किशोरावस्था में जो हार्मोन्स बन रहे हैं, जो केमिकल्स, मैं एक्चुअली इधर बात कर रहा हूँ, जो हार्मोन्स बनते हैं मुझे लग रहा है ना कि लेंस में पड़ेगी नहीं है, ऐसा नहीं चलिए 2 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। हमको हमें पता है कि मनोविज्ञान भी कहता है किसी भी व्यक्ति को 45 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा जाए, ऐसे ही है रुक गया। तो सर ने आपको जो बताया कि कैसे जो आपके अंदर हार्मोनल परिवर्तन हो रहे हैं, जो हार्मोन्स बन रहे हैं, जो उससे केमिकल निकलते हैं, जो आपको किसी काम को करने की वो जिज्ञासा अंदर से आती हो और उसमें उल्टा सीधा गलत सही सोच नहीं पाते, उस चीज को करते हैं, तो उसकी वजह से जो आप कुछ अच्छा कुछ खराब कर जाते हैं, अच्छा भी हो जाता है। अगर सर ने जो बताया उस चीज को आप आज से ही अपने व्यवहार में लाना शुरू कर दें, व्यवहार में, तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आप में कुछ परिवर्तन दिखेगा। आप थैंक यू बार बार हर बात के लिए बोलेंगे, एक ऐसा लड़का है बार बार थैंक यू बोल रहा है, थोड़ी दिन के लिए लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपके व्यवहार में इस कैंपस से हर लड़का बाहर निकलेगा तो लोगों को भी लगेगा कि यहाँ का क्या माहौल है, बच्चे को पेन दे रहा है, कभी थैंक यू बोल रहा है, पेन वापस ले रहा है, कभी थैंक यू बोल रहा है, हर बात के लिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आए। सर ने कहा कि आपने, मैं उन्हीं की बात पे आ रहा हूँ, शीशे के सामने खड़ा होकर जब खुद का मोटिवेशन करते हैं, खुद की तारीफ करते हैं, सब कुछ बोलते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो अचेतन मन है, अचेतन मन पता है किसी को, आपके पास 2 माइंड होता है, पता है, तो एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस, तो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन माइंड है, वो इसमें सारी चीजें जाके सेव होती रहती है और वो आपके चेतन मन को धीरे धीरे अच्छी सोच पैदा करती है और आप अच्छा करते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो आपको इस रात की कार्यशाला में बताया गया इसे अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करिए। उतारेंगे क्या? मुझे लग रहा है ना कि हम लोग अभी फिर 100 डे जब भी प्रोग्राम फिर मिला एक बार आएंगे तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से और परिवर्तन होगा और बाकी चीजें हम उस समय बता देंगे, क्योंकि एक समय बहुत सारा चीज बता देना बहुत हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं खत्म करता हूँ इस सेशन को और फिर दोबारा आएंगे बात किया जाएगा। ठंड लग रही है, मैं काफी देर परफॉर्मेंस क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ध्यान और इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत सारी चीजें, भाई आपने 1.5 घंटा सुना, 1.5 घंटा सुनने के बाद दिमाग से निकल जाएगी, बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। चेतन मन और अचेतन मन, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में सब्जेक्ट सुना हूँ, सर का सब्जेक्ट है। मैं फिर से आ गया।
वो है अपने आप से सही कथन करना। क्या होता है कि हम लोग इस वक्त प्रेजेंट में हैं, है ना? मुझे देख रहे हो आप लोग? कैसा दिख रहा हूं? नहीं, कोट में हूं, इस रंग में हूं, ये रंग महसूस कर पा रहे हो? मेरे कपड़े का रंग पहचान रहे हो? मेरे चेहरे का रंग? यहाँ की ठंडा तो महसूस कर रहे हो? कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा? कई लोगों को अजीब सा लग रहा है, आंख में फूल के ज्यादा ठंडा लग रहा है। महसूस कर पा रहे हो? यहाँ के तापमान को, यहाँ के माहौल को, यहाँ की एनर्जी को, ये कौन कर रहा है? जो इस वक्त यथास्थिति में प्रेजेंट है। क्या है? इसे हमारा चेतन है। क्या कहेंगे? ये इस वक्त देख रहा है, चीजों को नोट कर रहा है, लेकिन हमारे बैकग्राउंड में एक दिमाग है, वो है अचेतन मन, जो सहज क्रिया करता है। क्या करता है? सहज क्रिया। जैसे आप अपनी आंखों को पलट के झपक रहे हो, सांसें ले रहे हो, ये आपका सब कुछ अचेतन मन की वजह से। किसकी वजह से? जो इस वक्त आप बात कर रहे हो, जो शब्द आप सुनते हो, वो आपके अचेतन मन में स्टोर है। आप इसको ऐसे समझो जैसे बर्फ की आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग जो समुद्र में तैरता है, देखा आपने? जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गई थी। अगर आप उस आइसबर्ग को देखो तो उसका ऊपर का जो भाग दिखता है वो हमारा चेतन मन है, और नीचे का जो डूबा हुआ भाग है वो अचेतन मन है। क्या है? उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, राइट? ऐसे ही हमारा दिमाग है। क्या है? इसमें हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं या बोलते हैं वो हमारे अचेतन मन से आता है, और अचेतन मन यही है कि जो हमारे चीजों को अभ्यास करके लर्न कर लिया है कि वो सहज हो जाता है, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, वो सहज क्रिया है। जैसे अगर आप बिजली की तार को छू तो हाथ तुरंत हट जाता है, होता है? इसे रिफ्लेक्सिव एक्शन बोलते हैं, या वो अचेतन मन की देन है। उसको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने आप को क्या है। हाँ, जैसे कुत्ते को देखा, पागल कुत्ते को तो धूप दबा के भागे, वो हमारे अचेतन मन की क्रिया है। सबसे पहले क्या है? हाँ, और इसीलिए ये चीज हमें तय करनी है कि हम लोग जब शीशे में देखते हैं, अपने साथ पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, किसी चीज का बार-बार अभ्यास करते हैं, तो हम एक्चुअली अपने अचेतन मन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सेम इसको ऐसे समझ सकते हो, इंस्ट्रक्शन का मतलब कि अगर ये जमीन है, राइट? हम सब खेलते हैं ना, इस जमीन को क्या पता है कि उसके अंदर क्या बीज बोया जा रहा है? जो हम बोते हैं वही हम, तो जैसा शब्द हम अपने दिमाग को बताते हैं, दिमाग उसको आकलन नहीं करता, उसका कोई मैसेज नहीं है। अच्छा बुरा जैसा हम अपने दिमाग को डालेंगे वो वैसा ही हमें, जैसा हम क्रिया करेंगे। अगर हमने अभ्यास बना रखा है कि हम घर में जाते हैं और गिलास उठी है उसको धोकर रख दें, या फिर उसको उस जगह पे पहुंचा दें जहां उसको धोया जाता है, पहले दिन आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आप रोज रोज करोगे तो आपके अचेतन मन को पता चलेगा ये जूठे बर्तन इसको उठा के वहां पे या धो के रखना है। ये किसके ऊपर है? ये आपका ये सहज क्रिया हो जाएगी। जैसे आप स्कूल के अंदर आते हो तो सारा दिन आप स्कूल की फीलिंग रखते हो, और जैसी घंटी बजेगी तो फटाफट भागने की तैयारी, चाहे कुछ भी हो। ये क्या हो गया आपका? सहज। लेकिन पहले दिन शायद आपको बताना पड़ा घंटी बज गई, अब जाओ, छुट्टी हो गई, ऐसा था ना? तो इसी तरीके से आपका चेतन और अचेतन मन के अंदर, आप अचेतन मन के अंदर अच्छी चीजें लाते हैं। ये सब्जेक्ट है ना, और डिटेल में आपको बताऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन ये रोज करने वाली क्रिया है। ठीक है मैडम, क्लियर है? और हाँ, वो मैंने इनको एग्जाम्पल दिया, और बताऊँ क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया? प्रेजेंट और जो बैकग्राउंड में आता है, जो इस वक्त मुझे देख रहे हो, ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, और यही चेतन मन है, और जो व्यवहार आप कर रहे हो अचेतन मन है। तो मैडम के लिए जोरदार ताली हो जाओ। बाकी इस प्रोग्राम को देखने के लिए एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम पे आप जाएंगे, ठीक है? या अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर एक फेसबुक पेज, उस पर भी मिल जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी मिल जाएगा। ये सारी वीडियो जितनी रिगार्डिंग है, और भी सारी पहले 40 वीडियो आपको इस पे मिल जाएगी यूट्यूब चैनल। और ये जो मैडम ने पूछा, ये टॉपिक भी आपको वहाँ मिल जाएगा।
ठीक है? और अगर कोई अपना सुझाव या विचार देना चाहे ये कार्यशाला में हमने क्या सीखा और ये आपके लिए कितना मददगार है,